क्रैश कोर्स डे 1। बच्चों, आपका साइंस का बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th का 10th मई को है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। आपकी प्रिपरेशन आई होप सो अच्छी चल रही होगी और इसीलिए क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट की गई हैं और आज है उसका डे 1 और इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं आपके क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी आर एनवायरनमेंट। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना, बिकॉज मैं नहीं चाहता आपके बाकी सारे क्रैश कोर्सेज डेज मिस हो जाएं। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये जो आप सामने अभी देख रहे हो इस वीडियो के, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, ताकि पूरा चैप्टर एक तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल्दो ये फ्लो चार्ट पूरा चैप्टर तो कवर नहीं करता, बट इट जस्ट गिव्स यू अ जस्ट और अ समरी। तो एक बारी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। आर एनवायरनमेंट में हमें जो पढ़ना है, बेसिकली हमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। वट इज इट? ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया together with the living and the non-living things depend directly or indirectly upon। ठीक है। फिर उसके components हैं बायोटिक, एबायोटिक, प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डिकम्पोजर्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, डिस्पोजल सिस्टम्स और फूड चेन। ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। आई होप सो आपने पढ़ा भी होगा। इट्स जस्ट रिविजन एंड क्रैश कोर्स, यानी वन शॉट में हमें चैप्टर आज कंप्लीट करना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ इन डिटेलिंग। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम से, राइट। What is ecosystem? Very important definition you should remember. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. यानी biotic plus abiotic components of the environment which interact with each other form an ecosystem। बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल्स तो हम ठीक है, इन्होंने मेंशन यहाँ पे किया है फॉरेस्ट पॉन्ड, बट वी हैव टू क्लासीफाई इट फर्दर एंड देन टेल यू द एग्जाम्पल्स। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? दो तरह की इकोसिस्टम होते हैं। नंबर वन इज नेचुरल इकोसिस्टम। नाउ व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम? इट एग्जिस्ट्स इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत बारी पूछे भी गए हैं बोर्ड्स में, आप जनरल हैं, पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, तो ये सब हो गए आपके नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, सो डेफिनेशन क्या होगी? दे आर मेड बाय ह्यूमंस फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। और इसके अंदर एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो क्रॉप फील्ड्स, गार्डन, एक्वेरियम। ठीक है, तो ये सब आपके हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। ओके, अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? दो तरह के कंपोनेंट है। नंबर वन इज बायोटिक कंपोनेंट दैट आर कॉल्ड द लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है। एंड द अदर वन इज abiotic components which are called non-living components। क्या बात समझ में? अच्छा, आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछते हैं, तो अगर मैं एबायोटिक के आपको एग्जाम्पल्स दूं तो ऑल क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड, जैसे कि रेन हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, ओके, टेम्परेचर हो गई, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। और अगर मैं बायोटिक कंपोनेंट के आपको एग्जांपल दूं तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सर्टेन एरिया लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रोब्स, ये सब बनाते हैं आपका बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं तीन कैटेगरीज में: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। और कंज्यूमर्स को फर्दर हम 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स। आई होप सो ये काफ़ी बेसिक है, आपने बचपन में ही पढ़ा हुआ, आप सभी को पता है ये। ओके, क्विकली लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये डेफिनेशंस हमने कवर कर लिए है। यस, प्रोड्यूसर्स कौन है? ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी that can produce their own food using sunlight, that is the process, through the process of photosynthesis, and that is why they are called producers। ठीक है। now what are consumers? They are the animals which depend on producers directly or indirectly for consumption of food। क्या बात सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आई? तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें प्रोड्यूसर्स पहली बात क्यों कहा जाता है वो आपने बता दिया। एंड इनके एग्जाम्पल्स इज ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है जी। उसके बाद कंज्यूमर्स को कंज्यूमर क्यों कहा जाता है वो भी आपने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और एग्जाम्पल्स पूछेंगे तो आपको वो भी बताना है। मतलब हाँ, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर मैंने बताया ये 4 कैटेगरीज हैं, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, यहाँ पे लिखे भी हैं, आप देख सकते हो सारे एग्जाम्पल्स।
और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है दैट इज़ डीकम्पोजर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाट आर डीकम्पोजर्स? दे इंक्लूड द ऑर्गेनिजम्स विच डीकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनके एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं. बैक्टीरिया, फंजाई. एंड व्हाट रोल डू दे प्ले? दे हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट, यानी वापस रीजनरेट हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ओके. और अगर आपको प्रॉपरली एनसीईआरटी की डेफिनेशन देनी है तो आप ऐसे दे सकते हो: माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, okay. And they are also called natural scavengers, and they help in the recycling of nutrients and the replenishment of natural resources. अब हम बात करते हैं food chain की. Now what is food chain? The flow of nutrients and energy from one organism to the other at different trophic levels forms a food chain. क्या बात समझ में आई? Every step in a food chain is called trophic level. Okay, very basic. Food chain represents a single unidirectional transfer of energy. हम सभी को पता है एक फूड चेन के अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई तो वो रिवर्ट बैक नहीं की जा सकती सोलर इनपुट को, यानी वो पीछे नहीं आ सकती, वो हमेशा आगे ही बढ़ती चली जाएगी. ओके. और जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होता है दैट इज साइक्लिक, वो बार बार रिप्लेनिश हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स. और फूड चेन बनानी भी हमें आती है. ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, दिस इज द प्रोड्यूसर, दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी को, थोड़ा ध्यान से समझते हैं. अभी भी मैंने आपको बताया दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. उसके बाद ये भी जानना ज़रूरी है दैट ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी. यानी जो हमारे प्लांट्स हैं उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ेगी उसका सिर्फ 1% वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. उसके बाद आता है 10% लॉ. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले वो 1% सनलाइट ग्रीन प्लांट्स एक्वायर करते हैं और उसके बाद 10% लॉ के हिसाब से वो आगे ट्रांसफर करते हैं, यानी ओनली 10% ऑफ द फूड एनर्जी ऑफ द प्लांट्स इज गेट्स ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. बात समझ में आई? और जो बची हुई 90% फूड एनर्जी है प्लांट्स के पास, वो किस में यूज हो जाती है? इन लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा. ओके, ठीक. आई एम सॉरी, आगे बढ़ते हैं. ओके. ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन्स, मैंने बताया थे 3 से 4 लेवल्स तक ही होते हैं बिकॉज हर स्टेप पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है. जैसे कि आप यहाँ पे देख लो 1000 किलो जूल एनर्जी लेटर से फूड एनर्जी अवेलेबल है इन ग्रीन प्लांट्स के पास. तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना अवेलेबल होगा? 100 किलो जूल. सेकेंडरी के पास कितना होगा? 10 किलो जूल. और फिर टर्जरी के पास 1 किलो जूल. एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट नो. अच्छा, एग्जाम्पल्स तो आप बना ही लोगे, वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए काफ़ी. मतलब ये ग्रास, डियर लाइन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो प्लांट को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को फ्रॉक खाता है, फ्रॉक को ईगल खाता है. तो ये पता होना चाहिए. और फूड वेब भी एक बारी देख जाना ज़रूर, जैसे कि ये है. ध्यान से देखिए, फूड वेब इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ फूड वेब. देखिए प्लांट को कौन खा रहा है? रैबिट, रैबिट को ईगल खा रहा है. प्लांट को चूहा भी खा रहा है, चूहे को ईगल खा रहा है. प्लांट को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉक खा रहा है. और फ्रॉक को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है. स्नेक चूहा भी खा सकता है. तो दिस इज द काइंड ऑफ अ फूड चेन. क्या बात, सॉरी, फूड वेब. दिस फॉर्म्स अ फूड वेब. सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म अ फूड वेब. ओके. और कभी भी पता ये होता है कि सिंगल फूड चेन कभी भी एग्जिस्ट नेचुरली नहीं करती है इकोसिस्टम में. जनरली फूड वेब्स ही एग्जिस्ट करते हैं. वो तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइड कर देते हैं फूड चेन को इनटू डिफरेंट चेन्स. बात समझ में आई? उसके बाद ये जो फिनोमिनन है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है. अब ये क्या होता है ध्यान से देखिए. ठीक है, the concentration of harmful chemicals increases with every next trophic level in a food chain. This phenomenon is called biological magnification. ठीक है, बात समझ में है कि आप सभी बच्चों को? तो बायोमैग्निफिकेशन आप कैसे डिफाइन करोगे? एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन. ठीक है, और ये हमेशा एक्सपैंड होता है ओवर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. Organisms at the higher trophic levels have got the highest concentration of such chemicals. बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं सॉइल के अंदर. ठीक है, सॉइल के अंदर ग्रो हो रहे हैं प्लांट्स, फिर उन प्लांट्स
के अंदर भी पेस्टिसाइड्स की कंसंट्रेशन आ गई। फिर उन काफ़ी सारे प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर, तो हर्बीवोर के अंदर और ज़्यादा कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड्स या डीडीटी की आ गई। डीडीटी इज़ अ काइंड ऑफ पेस्टिसाइड। फिर उन हर्बीवोर्स को खाता है मैन, ठीक है, और मैन के अंदर मैक्सिमम, यू नो दैट एवरी टॉप लेवल ऑफ एनी फूड चेन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय द ह्यूमन बींग्स, इसीलिए कहते हैं मैन के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ एक बताना चाह रहा हूँ कि फूड चेन के अंदर जो पहला ट्रॉफिक लेवल है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल को सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब उसके अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको टर्जरी कंज्यूमर कहते हैं। क्या बात आप सभी बच्चों को समझ में आई? ओके ये वन शॉट वीडियो के साथ प्लीज़ एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चंस करना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अभी ओजोन लेयर डिप्लीशन पे, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन की भी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, हमें वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ओजोन बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कंबाइंड टुगेदर, O3 होता है इसका फॉर्मूला। ओके ओजोन लेयर, अब अगर आपको कैसे प्रॉपर बताना है तो आप यहाँ तो केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हो या ऐसे डिस्क्रिप्टिव वे में भी लिख सकते हो कि सबसे पहले जो यूवी रेज है वो ऑक्सीजन, या यहाँ पे वैसे O2 होना चाहिए था, O2 के मॉलिक्यूल को तोड़ देती है O प्लस O एटम्स में, और फिर एक O2 का मॉलिक्यूल और एक O का एटम मिलके O3 का मॉलिक्यूल यानी ओजोन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में फॉर्मेशन होती है। और अब रोल क्या प्ले करती है ये ओजोन लेयर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। यू वाई इट इज हार्मफुल बिकॉज यू नो यूवी रेज आर सो हार्मफुल दैट दे आर नोन टू कॉज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एंड यू नो things like that, fatigue in human beings. That is why it's very important कि ओजोन लेयर रहे, ठीक है। ओके हालांकि ग्राउंड लेवल पे एक डेडली पॉइजन की तरह एक्ट करती है ओजोन लेयर, ये सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में ही है कि हमें प्रोटेक्ट करती है। और अब हम बात करते हैं कि ये डिप्लीट क्यों हो रही है। पहली बात तो ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ CFCs। यू नो व्हाट इज CFCs? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कहाँ पे यूज़ होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में हो गए, एसीज में हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एरोसोल स्प्रेज, इन सब में CFCs का यूज़ किया जाता है। और ये सिंथेटिक केमिकल्स हैं एंड दे आर नोन टू कॉज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। क्या बात आप सभी बच्चों को समझ में आई? ओके सो ये काफ़ी मेजर रीज़न है। अब इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करने मतलब यू नो कि ओजोन लेयर इतनी डिप्लीट ना हो, उसके लिए क्या स्टेप उठाया गया है? तो स्टेप उठाया गया बच्चे इन 1987 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP forged an agreement among its members countries to freeze CFC प्रोडक्शन। जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा CFC तो यूज़ भी नहीं होगा, राइट, एंड यूज़ नहीं होगा CFC तो ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर का ये जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स में, तो प्लीज़ अच्छी तरह करके जाओ। उसके बाद फाइनली आ जाते हैं हम गार्बेज डिस्पोजल मेथड में। गार्बेज दो तरह के होते हैं बच्चे, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? ऐसे वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं द वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। आपको एग्जांपल पूछे जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बायोडिग्रेडेबल का, आप दे सकते हो पेपर कप्स, कुल्हड़ कप्स एंड वेजिटेबल वेस्ट वगैरह पील्स। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का आप दे सकते हो पॉलीथीन बैग्स, यूज़ करते हो डेली लाइफ में, है ना, मत किया करो, पेपर बैग्स यूज़ करो बिकॉज पॉलीथीन बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। आर्टिफिशियल रबर, ग्लास, तो ये सब ठीक है। क्वेश्चन आता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल कैसे, तो वो सब आप बता ही सकते हो। दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे कैन नॉट बी यू नो डिग्रेडेड, दे आर नॉन डिग्रेडेबल, एंड हाउ डू दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। और ये नहीं कि भी नॉन बायोडिग्रेडेबल ही, बायोडिग्रेडेबल भी, दे ऑल्सो इफेक्ट द एनवायरनमेंट, यू नो, बिकॉज समटाइम्स दे प्रोड्यूस फाउल स्मेल। उनके जो डंप्स बनाए जाते हैं तो फाउल स्मेल आती है, एंड दे ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ एरिया ऑल्सो, सो इन दिस वे यू कैन प्रोड्यूस पॉइंट्स। तभी कह रहा हूँ इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके
अब आ जाते हैं हम सम मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। तो डिस्पोजल मेथड्स में यू हैव लैंडफिल्स, ओके, यू हैव इंसिनरेशन, यू हैव कंपोस्टिंग, यू हैव सीवेज ट्रीटमेंट, यू हैव रिसाइकलिंग, सो मेनी मेथड्स यू हैव। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारी डेफिनेशंस तो आप पढ़ ही सकते हो, इनमें से आपको एक्सप्लेन करना आए तो आप लिख लेना। एंड अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या एफर्ट्स लेने चाहिए, तो आप ये लिख सकते हो, वी शुड रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल द 3 Rs, ओके। एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स फॉलो होने चाहिए। क्ले मेड कप्स यूज़ करो, पेपर कप्स यूज़ करो दैट रादर देन यूजिंग प्लास्टिक कप्स, एंड क्लॉथ, जूट, ये सब यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स हो गए, और जो अभी मैंने आपको बताया दैट वर एफर्ट्स ऑन इंडिविजुअल लेवल। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर एनवायरनमेंट। आई होप सो आप सभी को रिवाइज अच्छी तरीके से हो गया होगा, लेकिन ये रिविजन तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे एनसीईआरटी के। जैसे कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भी तब क्या होगा जब एक ही ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो डेफिनेटली जो बाकी ट्रॉफिक लेवल्स है उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, राइट, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा ना, बिकॉज एवरी ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन। तो अगर किसी का एक का भी किल कर देंगे तो पूरी फूड चेन में तबाही हो जाएगी। बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जनरली, बट ये प्रैक्टिस आप प्लीज़ कर लेना। एनसीईआरटी के सोल्यूशन ज़रूर देख कर जाना, आजकल नेट पे सब अवेलेबल है, ओके। अभी नेक्स्ट चैप्टर या तो आप कमेंट्स में दे देना, या तो मैं फिर अपनी मर्जी से करवाता हूँ, एंड क्रैश कोर्स डे 2 में वो कवर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डी स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टर्म 2।